आप सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है असाइनमेंट में। और फर्स्ट असाइनमेंट हम लोग सॉल्व कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक अटेम्प्ट कर लिया था। और आज इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 27 से आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। असाइनमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपका चल रहा था। और आज क्वेश्चन नंबर 27 से आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बातें कही जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि टू चार्जेज +4q एंड +q आर एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दो चार्ज दिए गए हैं यहाँ पर आपको। पहला चार्ज +4q, दूसरा चार्ज यहाँ पर +q है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है 30 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पर वो पॉइंट बताना है जहाँ पर दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, होता तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हम आपके लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल से, तो बहुत लो क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिमाइंड करना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर रिमाइंड करें और अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को 12th की क्लास में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए होंगे। तो देखिए, जब इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया जाए और ये पूछा जाए कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर 0 होगा, तो दोनों चार्ज के नेचर को पहले देखना चाहिए यहाँ पर। और दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हैं। और जब दोनों चार्ज पॉजिटिव रहें, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों चार्ज की पोलरिटी सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो उस सिचुएशन में जो नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो, वो निश्चित रूप से दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं पर होगा। ठीक है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर पोलरिटी में हैं, देन null point must exist between the two charges at the line joining them। जो दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर ही कहीं पर होगा। अब आपको ये आइडिया लगा लेना है कि वो नल पॉइंट कहाँ पर होगा, मतलब कि किस चार्ज के ज़्यादा समीप होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चार्ज स्ट्रेंथ में छोटा होगा, कम होगा जिसका मैग्नीट्यूड, वहाँ पर उसके समीप वो पॉइंट होगा। क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के इन्वर्स प्रोपोर्शन में फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता जाता है। इसका मतलब कि जो छोटा चार्ज है उसके समीप होना चाहिए और बड़े चार्ज से दूर होना चाहिए वो पॉइंट, तब जो है वो पॉइंट आपका नल पॉइंट आ सकता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि ये पॉइंट कहीं पर आ रहा है और इस पॉइंट को हम कहते हैं P, जो कि इस चार्ज से, बड़े चार्ज से जो कि 4q है, इससे x डिस्टेंस पर है। और अब छोटे चार्ज से इसकी डिस्टेंस 30 - x सेंटीमीटर बच जाएगी। 30 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि ये 0.3 मीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में वो मीटर में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप फील्ड की बात करते हैं और कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर जो है फोर्स निकालेंगे, और अगर फील्ड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली फील्ड की बात करेंगे। लेकिन दोनों चार्ज के कारण अगर फील्ड के डायरेक्शन की हम बात करें
तो फील्ड के डायरेक्शन के लिए जो यहाँ पर ये चार्ज है 4Q, इसके कारण जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज पर वो रिपल्सन का फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको चार्ज अगर हम 1 कह दें और इसको 2 कह दें तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगा या फील्ड आएगी इसको आप E1 कह सकते हैं, जो कि रिपल्सन की डायरेक्शन में होगी इस चार्ज से दूर की तरफ। इसी प्रकार से दूसरे चार्ज के कारण बात करें तो ये फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी और निश्चित रूप से अगर इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो E1 और E2 है इन दोनों का सम एट पॉइंट P नेट फील्ड इज 0, ये आप कंसीडर कर रहे हैं। नेट फील्ड 0 है, दैट इज आप लिख सकते हैं E1 डिफरेंस E2 इक्वल टू 0 होगा, दोनों का डिफरेंस 0 होगा। या आप कह सकते हैं E1 इक्वल E2। अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंट P पर 4Q चार्ज के कारण E1 की वैल्यू निकालें तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस अगर ले रहे हैं तो 4Q अपान डिस्टेंस क्या है, यक्स लिया है आपने, यक्स स्क्वायर इक्वल आएगा E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 30 माइनस यक्स होल स्क्वायर। और यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 30 माइनस यक्स होल स्क्वायर। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। सिंपली आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस यक्स स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 900 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स, and this will provide us x square equal to 3600 plus 4x square minus 240x। और यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिल जाएगी, x को आप इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 240x प्लस 3600 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब सॉल्व किया जाए और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू को निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 3 से डिवाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस इक्वल टू 0। और यहाँ से अब 2 डिवीज़न में आपको डिवाइड कर लेना है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 20x माइनस 20x प्लस 1200 इक्वल टू 0 एंड दिस विल प्रोवाइड x माइनस 60 एंड यहाँ पर आप लेंगे माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी मिल रही है एक्स माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड हियर वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, सो एक्स इक्वल टू 60 सेंटीमीटर में आएगा और 20 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर कि आंसर कौन सा सही करें, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होगा
अगर आप 60 सेंटीमीटर की बात करते हैं यहाँ पर 4q चार्ज से, तो कहीं यहाँ पर पॉइंट मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं तो इस पर दोनों चार्ज के कारण जो फील्ड है वो रिपल्सन की डायरेक्शन में होगी। E1 और E2 दोनों का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। E1 एंड E2 will be in same direction and the algebraic sum या or vector sum of E1 and E2 will never be 0। तो अब यहाँ पर निश्चित हो गया कि ये जो पॉइंट है ये तो नहीं होगा। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, या आप कह सकते हैं कि 0.2 मीटर ये आया। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट P जो है वो 4q चार्ज से 0.2 मीटर पर होगा। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पहला ऑप्शन है बिटवीन द टू चार्जेज एट 0.1 मीटर फ्रॉम चार्ज प्लस q। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बिटवीन द टू चार्जेज एट 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज 4q। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि बिटवीन द टू चार्जेज एट ए पॉइंट 0.1 मीटर फ्रॉम चार्ज प्लस q, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0.2 मीटर आ रही है 4q चार्ज से, तो 30 माइनस x मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो 30 माइनस x आया ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। मतलब कि पहला ऑप्शन सही होगा। प्लस q चार्ज से ये आपका 0.1 मीटर पर होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर that is between the two charges at a distance 0.2 मीटर फ्रॉम प्लस 4q, या आप कह सकते हैं एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम प्लस q। कहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ये वाला दिया गया है कि दोनों चार्ज के बीच में प्लस q चार्ज से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में इन्होंने जो आपका -4q प्लस 4q का चार्ज है उसको चेंज कर दिया, और उसको चेंज करके -4q का चार्ज कर दिया, और फिर से सेम क्वेश्चन कि अब फील्ड कहाँ पर 0 होगी। तो ये आप लोग इसी प्रकार से लगाइएगा। अब की बार जो क्वेश्चन नंबर 28 है, अगर 28 की बात करें तो 28 में जो प्लस 4q का चार्ज है इसको -4q कर दिया गया। बाकी सभी सिचुएशन सेम हैं। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। दूसरा चार्ज आपका प्लस q है, और आपको यहाँ पर नल पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट एट विच नेट फील्ड इज 0। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करिएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दोनों चार्ज की पोलरिटी डिफरेंट है। 30 सेंटीमीटर दिया गया है सेपरेशन, लेकिन दोनों चार्ज की पोलरिटी को डिफरेंट कर दिया गया है। और जैसे ही पोलरिटी डिफरेंट होगी, अब जो पॉइंट है नल पॉइंट जहाँ पर फील्ड या फोर्स 0 होगा, वो दोनों चार्ज के बीच में अब लाई नहीं कर सकता। क्योंकि मान लीजिए कि आप कहीं पर यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, वो नल पॉइंट, तो 4q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और प्लस q चार्ज इसको रिपेल करेगा। मतलब कि दोनों के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में
इसका मतलब कि फील्ड किसी भी पॉइंट पर आप जीरो नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो नल पॉइंट है वो -4q चार्ज की तरफ यहाँ पर लें इसके लेफ्ट साइड में, या +q चार्ज के राइट साइड में लें। तो इसके लिए अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो -4q चार्ज है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका 4 टाइम है। तो इसलिए अगर आप इस साइड में पॉइंट लेते हैं तो जो इसका अट्रैक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में इसका रिपल्सन बहुत वीक हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 4q के लेफ्ट साइड में वो पॉइंट मिल पाना लगभग असंभव है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब ये निर्धारित हो गया कि जो नल पॉइंट आएगा वो कहीं ना कहीं +q चार्ज के राइट साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप जो है वो पॉइंट P मान लें और इस पर जो है फील्ड के लिए कैलकुलेशन करेंगे और -4q चार्ज जो कि चार्ज 1 है इसके कारण फील्ड अट्रैक्शन की होगी, क्योंकि -q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं E1, और E2 की डायरेक्शन रिपल्सन की डायरेक्शन होगी +q चार्ज के कारण E2, और इसकी डिस्टेंस को सिंप्लिसिटी के लिए +q चार्ज से मान लें कि x डिस्टेंस पर है। तो -4q चार्ज से 30 + x डिस्टेंस पर हो जाएगा, और यहीं पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके आगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या आंसर आता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। 2 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r exert a force of magnitude f on each other। ये पहला स्टेटमेंट है। आगे कह रहे हैं इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज हाफ्ड and the distance between them is doubled, the magnitude of force on each other will become। पहली सिचुएशन में 2 चार्ज दिए गए हैं और फोर्स बता रहे हैं कि F है मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है दोनों चार्ज पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 2 चार्ज दिए गए। मान लीजिए कि ये आपका Q है और दूसरा चार्ज ये भी आपका Q है। 2 चार्ज दिए जा रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर R लिया गया है। और इस कंडीशन में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चार्ज पॉजिटिव हैं, तो फोर्स इन पर बाहर की तरफ रिपल्सन का फोर्स, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F दिया गया। दूसरी सिचुएशन ये दी जा रही है कि जो दोनों चार्ज हैं इनके मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया जाता है, मतलब कि इसको Q/2 और इसको भी Q/2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को हाफ किया जा रहा है और डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है। मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया, मतलब कि चार्ज यहाँ पर Q/2 और दूसरा चार्ज भी Q/2, और डिस्टेंस जो है वो अब 2r कर दी गई। तो अब आपको फोर्स बताना है कि ये जो फोर्स इनिशियली था F, अब फोर्स कितना होगा। तो अब यहाँ पर फोर्स अगर आप मान लें कि ये F प्राइम है और यहाँ पर भी रिपल्सन का फोर्स F प्राइम है, तो F प्राइम की वैल्यू निकाली जाए। F प्राइम इक्वल टू आ जाएगा कि Q/2 इंटू Q/2 अपान 2r², और ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर Q²/4 एंड दिस इज 4r², मतलब कि 1/16 के Q²/r² मिलेगा। और यहाँ पर जो ये फोर्स था F आपका, अगर इसकी बात करें तो ये सिंपली K
क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के इक्वल था, फोर्स एफ। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/16 टाइम, मतलब कि अगर हम इस फोर्स से कंपैरिजन करें तो अब जो फोर्स होगा 1/16 एफ के इक्वल आ जाएगा, जो आपका एफ प्राइम है। मतलब कि फोर्स जो है 1/16 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, पॉइंट चार्जेज +4Q -Q एंड +4Q 3 चार्ज दिए जा रहे हैं। यहाँ पर +4Q -Q एंड +4Q आर केप्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट, x एक्सिस पर ये पॉइंट x = 0 पर है, x = a पर रखा जा रहा है और ये x = 2a पर रिस्पेक्टिवली। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा है द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट x = 0 इज 0। ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट x = a इज 0। और तीसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट x = 2a इज 0। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये यहाँ पर बताना है। 3 चार्ज दिए गए हैं, x एक्सिस के अलांग रखे गए हैं तीनों चार्ज। तो जो डायग्राम है उसको एक बार आप बना लें, मतलब कि लीनियर पोजीशन है तीनों चार्ज की। यहाँ पर आप मान लें कि ये x y z एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, y एंड z स्पेस की बात करें ये ओरिजिन होगा। x = 0 यहाँ पर आएगा, मतलब कि पहला चार्ज यहाँ पर रखा गया है ओरिजिन पर, और इस चार्ज की स्ट्रेंथ है +4Q। दूसरा चार्ज है x = a, कहीं यहाँ पर ले लें, और इस चार्ज की स्ट्रेंथ है -Q। फिर आपको अगला चार्ज दिया गया है +4Q और इसकी पोजीशन है x = 2a पर, ये आपका +4Q है। तो जो पोजीशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग देखें कि जो चार्ज -Q है, इस चार्ज पर +4Q और +4Q दोनों चार्ज से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। क्योंकि दोनों से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है। यहाँ पर 0 से x = a, डिस्टेंस a हुई, और यहाँ पर x = a से x = 2a, ये भी डिस्टेंस आपकी a के इक्वल हुई। -Q चार्ज की डिस्टेंस +4Q और +4Q दोनों चार्ज से इक्वल है। -Q है ये, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, +4Q, इन दोनों के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पर लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब कि ये दोनों चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर और ये इधर। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट x = 0 इज 0, इस पर जो नेट फोर्स है, तो इस पर अगर नेट फोर्स की हम बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर -Q के कारण इस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। इनको हम नंबरिंग कर दें, 0 पोजीशन पर है तो इसको 0 मान लें, इसको जो है 1 कह दें और इसको 2 कह दें।
तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा 1 के कारण, -q चार्ज के कारण, वो अट्रैक्शन का F1 मान लिया जाए, केवल मैग्नीट्यूड फोर्स का लिखें। और +4q चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा, वो इस डायरेक्शन में मान लें कि ये आपका F2 है। अब F1 और F2 की बात की जाए, पहले चार्ज पर 0 नंबर चार्ज पर F1 की अगर बात करें तो F1 कितना आएगा, यहाँ पर इससे अट्रैक्शन का फोर्स है K, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग K, और -q और +4q, 4q² अपान डिस्टेंस a स्क्वायर के इक्वल आएगा F1, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर 0 से 1 की तरफ होगी, 0 से 1 की डायरेक्शन में है F1। F2 की अगर बात करें इस चार्ज पर तो F2 आएगा आपका K, ये भी फोर्स आपका यहाँ पर इस वाले चार्ज के कारण अब निकाल रहे हैं, दूसरे नंबर चार्ज के कारण, तो जो चार्ज आएगा वो आपका आएगा 4q इंटू 4q मीन्स 16q², और अपान डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x = 0 से x = 2a², तो ये आपका आ गया कि 2a² मीन्स 4a², 4 4 जा 16, तो ये आपका k इंटू 4q² अपान a²। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से F1 = F2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि जो x = 0 पर चार्ज है, इस पर जो नेट फोर्स होगा, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 0 है, मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट x = a इज 0। अब दूसरे पर देखा जाए कि यहाँ पर 0 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि दोनों चार्ज 0 पोजीशन और 1 पोजीशन, मतलब कि अगर हम इसको F0 कहें और इसको F2 माने दूसरे चार्ज के कारण, तो दोनों फोर्स चूँकि इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इक्वल फोर्स लगाएंगे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो भी 0 होगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अब यहाँ पर देख लिया जाए इस पर, तो सेम सिचुएशन बनेगी। यहाँ पर नेट फोर्स ऑन चार्ज x = 2a इज 0, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो जो आपका ये +4q का चार्ज है, ये फोर्स इधर लगाएगा F0, और -q के कारण जो फोर्स लगेगा, जिसे आप F1 कह सकते हैं, ये अट्रैक्शन का होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन सेम होगी, जैसे कि यहाँ पर F1 और F2 था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर F1 और F0 होगा, क्योंकि अब जो ये चार्ज था 4q और ये 4q इक्विवेलेंट है, मतलब कि इक्वल स्ट्रेंथ का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिना कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन एज इट इज आएगा पहले केस की तरह, मतलब कि यहाँ पर भी जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं। सभी चार्ज जो यहाँ पर दिए गए हैं एक्स एक्सिस के अलांग, सभी पर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 रहेगा, नेट फोर्स। ठीक है, बाकी दोनों चार्ज के कारण। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 ये आप लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें आपको 2 चार्ज दिए गए हैं। ये चार्ज आपका Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पर दिया गया है Q2। इनके कारण जो फील्ड लाइन है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये चार्ज Q1 के कारण फील्ड लाइन एरो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई गई हैं।
और इसके समीप जो दूसरा चार्ज रखा गया है Q2, उसके कारण भी फील्ड लाइन कुछ इसी प्रकार से दिखाई गई हैं। और यहाँ पर भी फील्ड लाइन पर एरो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये फिगर बना हुआ है आपके सामने। यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए लिखा जा रहा है बोथ आर निगेटिव, दोनों चार्ज के लिए कहा जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं बोथ आर पॉजिटिव। तीसरे ऑप्शन में Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज निगेटिव, एंड डी ऑप्शन Q1 इज निगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। बताएं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता देंगे। सर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। और कितने लोग कह रहे हैं ए को करेक्ट? क्यों? व्हाट इज द रीजन? हाँ, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रही हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस पर जो एरो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, और फील्ड लाइन ही ये डिसाइड कर देती हैं कि जो चार्ज है वो किस पोलरिटी का है। क्योंकि जैसे ही हम किसी चार्ज के नियर अबाउट फील्ड लाइन को ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसके नियर अबाउट किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं और इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स इसकी रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर फोर्स रेडियली इनवर्ड लगा तो इसका मतलब कि ये चार्ज निगेटिव है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में हैं दोनों चार्ज में। इसका मतलब कि जो Q1 और Q2 हैं, इनके नियर अबाउट जब हम टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, और उसका सीधा सा मतलब है कि Q1 एंड Q2 मस्ट बी निगेटिव चार्जेज। इसलिए आंसर ए सही होगा, बोथ आर निगेटिव चार्जेज। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो फील्ड लाइन है, चूँकि अगर दोनों सेम पोलरिटी में हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यही कारण है कि जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस प्रकार से हो गई हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और इस कारण से एक दूसरे से दूर हट जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चार्ज Q1 और Q2 निगेटिव हैं, सेम पोलरिटी में। फील्ड लाइन का जो शेप बना हुआ है वो तो ये तय कर दे रहा है कि दोनों सेम पोलरिटी में हैं, लेकिन दोनों निगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, ये तय होगा जो फील्ड लाइन पर एरो दिखाई जा रही है, फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन इनवर्ड है, इसका मतलब कि दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, टू चार्जेज ऑफ +5 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेज इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो चार्ज दिए गए हैं, ये आपका +5 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज आपका +10 माइक्रोकूलम का दिया गया है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो
20 सेंटीमीटर है। इनके मिड पॉइंट पी की अगर बात करें तो मिड पॉइंट पी पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ई पी माने तो ई पी आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फील्ड है +10 माइक्रोकूलाम एंड +5 माइक्रोकूलाम के कारण जो है यहाँ पर 5 के लिए निकालें, इसको 1 मान लें, इसको 2, तो E1 की डायरेक्शन ये आ जाएगी, रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस कारण से, और 2 के कारण यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी E2। दोनों फील्ड इक्वल नहीं होंगी क्योंकि चार्ज की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो EP की वैल्यू यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो EP इक्वल टू वेक्टर सम लिखा जाएगा E1 + E2। लेकिन आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे EP, ये इक्वल टू आएगा E1 डिफरेंस E2 के इक्वल। कारण उसका ये होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और यहाँ से जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखते हैं वो इक्वल टू आ जाएगा E1 स्क्वायर + E2 स्क्वायर +2 E1 E2 कास। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री, तो कास 180 डिग्री, मतलब कि ये आपका आ जाता है E1 स्क्वायर + E2 स्क्वायर -2 E1 E2, जिसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट E1 - E2 या डिफरेंस का साइन ले लें होल स्क्वायर, एंड दिस विल प्रोवाइड दिस रिजल्ट। तो यहाँ पर आप फील्ड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करके आप इसका आंसर देख लेंगे। यहाँ पर आंसर जो दिया जा रहा है, पहला आंसर है 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम टूवर्ड्स +5 माइक्रोकूलाम। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 13.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम टूवर्ड्स +5 माइक्रोकूलाम। तीसरे ऑप्शन में दे रहे हैं 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम टूवर्ड्स +10 माइक्रोकूलाम चार्ज, and D option is here 13.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम टूवर्ड्स +10 माइक्रोकूलाम। आप लोग इसका आंसर हमें बाद में बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 33 का स्टेटमेंट देखें, क्या होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, बाद में चेक किया जाएगा, आप लोग बताइएगा। अब जो भी आ रहा है निकाल लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा, इजी है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2 equal and opposite charges are separated by a distance d. The magnitude of the force between them is F. If the distance between them is doubled, the force will become। ऐसे क्वेश्चन आप लगा चुके हैं पहले भी। दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 2 equal and opposite charges means +q and -q, ये चार्ज दिए गए हैं, डिस्टेंस d के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन है देम, वो अब अट्रैक्शन का होगा F, यहाँ पर भी F दिया गया है।
अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, सेम सिचुएशन में जो डिस्टेंस d है उसको अब 2d कर दिया गया, तो अब जो फोर्स है F प्राइम अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर F प्राइम को आपको बताना है कि F प्राइम क्या होगा। बताइए जल्दी से, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। F प्राइम बिकम आई थिंक 1/4 टाइम F। वन अपॉन 4 टाइम होगा क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर d है, यहाँ पर 2d हुआ, मतलब कि 2d स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 टाइम हो जाएगा इसका। F प्राइम इज 1/4 टाइम ऑफ F। कैलकुलेट करके देखेंगे, पहले भी लगा चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। 3 charges are given here. Along a straight line. स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग 3 चार्ज दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3, और इन सभी के मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल दिए जा रहे हैं। 3 पॉइंट चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड along a straight line as shown below. If Q2 and Q3 have equal magnitude but opposite sign, Q2 and Q3 have equal magnitude, मतलब कि इसको आप मान लें कि ये Q है और ये भी आपका Q है। Q2 and Q3 have equal magnitude but opposite sign, साइन इनका अपोजिट है, एंड द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। Q3 पर जो नेट फोर्स है यहाँ पर F3, ये आपका 0 है इसके साथ ही साथ। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव ये बात का विषय है, ये 0। देन द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। यहाँ पर F3 0 है और F3 0 है, मतलब कि अगर हम Q1 और Q2 का सिस्टम लें तो यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 अपोजिट साइन में है। अगर इसको हम माइनस मान लें और इसको प्लस ले लें तो यहाँ पर अगर Q1 की वैल्यू समथिंग प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है, तो इस कंडीशन में इस पर चार्ज अब आप 0 कर सकते हैं। अब ये आपको निकालना है कि क्या होगी वैल्यू। यहाँ पर Q3 पर जो फोर्स आपका लग रहा है वो आपका 0 है, तो जो F3 है यहाँ पर, अगर इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कह रहे हैं, तो जो फोर्स इस पर लगेगा, अगर आप Q2 के कारण फोर्स की बात कर रहे हैं अपोजिट है, तो ये अट्रैक्शन का होगा, ठीक है, मतलब कि F2 इस डायरेक्शन में, और Q1 के कारण अब निश्चित रूप से जो फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। F1 मस्ट बी अपोजिट टू द F2 एंड इक्वल, देन F3 विल बी 0। क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पर ए Q3 Q1 इक्वल टू दिया गया है 2 पावर 1/2 मॉड Q3। मॉड Q3 का मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं चार्ज की। सी में दिया गया है Q1 इक्वल टू 2 मॉड Q3। ऑप्शन डी है Q1 इक्वल टू -4 Q3
and option E is here Q1 equal to 4Q3। तो अब देखें यहाँ पर कि ये दोनों चार्ज अपोजिट थे, इसको आपने माइनस लिया, इसको प्लस लिया। यहाँ पर जो Q1 है, अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 अब अगर चार्ज Q3 पर फोर्स 0 है तो ये निश्चित है कि Q1 आपका जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 -4Q3 दिया जा रहा, निगेटिव नहीं हो सकता। अब आपको बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको देखना है। पहले ऑप्शन को देखें कि Q1 इक्वल टू Q3, Q1 Q3 बराबर है यहाँ पर। अब Q1 Q3 बराबर हैं कि नहीं ये निकालना है आपको। तो Q1 Q3 बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पर अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q3 को बराबर नहीं ले सकते। फिलहाल आप निकाल सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर Q1 और Q3 की बात करनी है, Q3 के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स आपको F1 और F2 को 0 निकालना है। एक चीज़ और ध्यान दें कि क्वेश्चन में कहीं पर यह भी नहीं लिखा गया है कि डिस्टेंस क्या दी गई है, लेकिन जो डायग्राम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पर, मतलब कि Q2 मिड पॉइंट पर है, ऐसा दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर अगर फोर्स यहाँ पर F3 0 है तो F3 0 होने के लिए F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और F1 और F2 को यहाँ पर निकाला जाए, मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं R F1 इक्वल टू F2, और F1 F2 की वैल्यू निकाली जाए। यहाँ पर चार्ज Q3 पर जो फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं, तो F1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा K कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q3 अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब अगर R और R आपने लिया है तो 2R स्क्वायर इक्वल टू F2 की वैल्यू निकालें। तो F2 जो है आपका चार्ज Q2 के कारण है, तो F2 कितना आएगा। F2 के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो K Q2 Q3 अपान R स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपने निकाला, इस पर Q1 Q3 और यहाँ पर Q2 Q3। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो Q1 और Q2 के रिलेशनशिप में आएगी, और ये वैल्यू K से K कैंसिल आउट होगा, Q3 से Q3, और Q1 Q2 की बात करनी है, ये आपका आ जाएगा Q1 अपान 4, R से R भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू आएगा Q2। मतलब कि अगर हम Q2 की बात कर रहे हैं तो जो Q1 है, Q1 की अगर बात करें तो ये 4Q2 के बराबर हो जाएगा। ये Q1 इज इक्वल टू 4Q2। और अब दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया जा रहा है उसमें कहीं पर भी Q2 नहीं दिया गया है। कारण उसका ये है कि पहले ही कहा गया है कि Q2 और Q3 इक्वल मैग्नीट्यूड में है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है। इसका मतलब कि Q2 जहाँ पर है, जहाँ पर भी Q2 है, इसकी अपोजिट साइन में Q3 होगा, तो Q1 जो यहाँ से आया आपका 4Q2, इसको आप लिख सकते हैं 4 ऑफ मॉड Q3। ठीक है, 4 ऑफ मॉड Q3। तो इस सिचुएशन में अब देखें यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है इसमें से, 4 ऑफ मॉड Q3। अब देखिए कि जो ऑप्शन दिया गया इसमें Q2 के इक्वल आया था, Q2 के इक्वल आया था, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकला वो केवल मैग्नीट्यूड का आता है। जब हम कूलाम्स लॉ में इस प्रकार से रखते हैं तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव चूज नहीं करते, मतलब कि Q1 और Q2 के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है।
Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से 4 टाइम ज़्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड में Q2 और Q3 बराबर हैं। इसका मतलब कि जो आपका रिजल्ट है वो ये वाला सही होगा, E Q1 इक्वल टू 4Q3, क्योंकि Q3 और Q2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 था। अगर डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल ना दी गई होती, डिस्टेंस को इक्वल नहीं लेंगे तो आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे। जो फिगर दिया गया है उसमें स्ट्रेट लाइन पर इक्वी डिस्टेंस दिखाया गया है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आप डिस्टेंस को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बदल लेंगे तो उस सिचुएशन में आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट दिया जा रहा है फॉर क्वेश्चन 35 to 40, 35 से 40 तक का स्टेटमेंट है, और यहाँ पर 3 चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के दिए जा रहे हैं, और ये कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है फिगर। एक्स और वाई एक्सिस को लिया जा रहा है। यहाँ पर चार्ज निगेटिव ले रहे हैं, ये आपका चार्ज Q1 है, और यहाँ पर चार्ज ये भी आपका निगेटिव है, इसको Q3 कहा गया, और यहाँ पर चार्ज जो है आपका Q2, इसको पॉजिटिव लिया गया है। ये 35 से 40 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के लिए ये डायग्राम यूज करना है। अब देखें यहाँ पर कि जो 35 है, 35 में पूछा जा रहा है आपसे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन सभी में एज इट इज दिए गए हैं, और पहला ऑप्शन जो दिया गया है ए 35 का, यहाँ पर पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ए दिया गया है, इसमें ये एरो दिखाई गई है। ऑप्शन बी में एरो राइट साइड, ऑप्शन सी एरो इस तरह से इंक्लाइंड है, एंड ऑप्शन डी एरो आपकी इस तरह से है। 35 में कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्वेश्चन नंबर 35 है। Q1 के कारण Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये डायरेक्शन, मतलब कि ऑप्शन ए सही है 35 में। इसी तरह से केवल डायरेक्शन के लिए बात की गई है 35 से 40 तक, ये आपका 35 होगा। फोर्स ऑन Q1, हाँ करेक्ट कह रहे हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो Q1 पर फोर्स ये डायरेक्शन होगी, मतलब कि 35 में ऑप्शन आपका बी सही होगा। 36 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। 36 में डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो Q3 के कारण इसकी जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन, दोनों निगेटिव हैं, तो रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स Q3 के कारण Q1 पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो अब इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा।
36 ऑप्शन सी। 37 बताते जाइए आप लोग। 37 में क्या होगा? 37 में कहा जा रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब ये अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा, तो अब ऑप्शन ए सही होगा 37 के लिए। 38 के लिए कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, Q3 पर Q1 के कारण। तो अब जो लाइन है Q1 और Q3 को ज्वाइन करने वाली, उसके एलांग दोनों निगेटिव हैं, तो रिपल्सन का फोर्स ये आएगा। और ये अब यहाँ पर ऑप्शन बदल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें से नहीं मैच कर रहा है। 38 के जो ऑप्शन दिए गए हैं, 38 में जो ऑप्शन ए है, 38 में ऑप्शन ए इस डायरेक्शन में एरो, ऑप्शन बी की एरो इस डायरेक्शन में है, ऑप्शन सी ये है, और ऑप्शन डी में एरो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखना है। तो अब हाँ नहीं, 38 का ए वाला क्यों ठीक होगा, सी वाला क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, साइन आप मत देखिए, वो जो आपका बना हुआ है, जो इसमें प्रिंटिंग है 38 के ए में, वो थोड़ा सा ऐसे है, और 30 बी में ये है डायरेक्शन, सी में ये है, और डी में ये डायरेक्शन है। यहाँ पर जो ये इस प्रकार से बना हुआ है, अब अगर आप इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये बनाया गया और ये सी, दोनों में से आप किसको सही मानेंगे? क्योंकि नहीं, आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, केवल Q1 के कारण जो फोर्स है उसको बताना है। Q2 के कारण क्या होगा वो नहीं बताना है। रिजल्टेंट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 के कारण जो फोर्स है उसी की डायरेक्शन को बताना है। तो अगर Q2 के कारण आप मान लीजिए निकालते, तब तो आपका ऑप्शन सही होता, क्योंकि Q2 के कारण ये हो जाता तो दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन ये आती, तब तो हम मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो केवल Q1 के कारण कह रहे हैं, तो केवल Q1 के कारण जब आप देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और उसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, ए नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ें। यहाँ पर जो भी दिया गया है उसके प्रत्येक वर्ड को आप ध्यान से देखें, उसमें कोई गलती ना करें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 39 में जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। ए यहाँ पर लेफ्ट साइड में, बी को एज इट इज़, सी एज इट इज़, और डी आपका अब इस तरह से दिया गया है। इसका इंक्लिनेशन बी और सी से थोड़ा सा कम है। और 39 में कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। तो अब जो है यहाँ से इसकी लाइन को मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन आएगी। अब देखिए कि इंक्लिनेशन सी और डी में डी सही होगा, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन यहाँ पर इसके एलांग है, जो Q2 के कारण फोर्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, हाँ, एक मिनट ये भी देखना है। तो इस कंडीशन में अब कौन सा ऑप्शन जाएगा? पॉजिटिव है तो इस लाइन के एलांग अट्रैक्शन का फोर्स आएगा।
तो 39 में जो ऑप्शन है वो फिर ऑप्शन केवल बी मैच करेगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। बट जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा दिया है, वो Q1 की डायरेक्शन में दे रहे हैं, बट ऑप्शन दूसरा कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर जो नियर मोस्ट ऑप्शन है वो बी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स ये पॉजिटिव है और ये Q3 निगेटिव है। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी प्रकार से। इसमें क्वेश्चन नंबर 40, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 के कारण, तो अब इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये आएगा Q2 पर फोर्स। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए, इंक्लिनेशन को कम रखा है इन्होंने, बी एज इट इज़ है, सी बी एज इट इज़ है, और डी को इस डायरेक्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर अब Q2 पर फोर्स, अब इंक्लिनेशन यहाँ पर कम ज़्यादा दिया है, जो बी का देखिए, अब सी और ए दोनों में जो सी का इंक्लिनेशन है ये ज़्यादा दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग Q2 पर जो फोर्स है उसका इंक्लिनेशन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आप देखें तो ये वाला सही होगा ए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 तक की बात हुई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है, देयर आर टू चार्जेज प्लस Q एंड माइनस Q हैविंग डिस्टेंस आर बिटवीन देम, व्हिच चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑन द अदर। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कूलॉम्स लॉ है। दो चार्ज हैं आपके, प्लस Q एंड माइनस 2Q। इनको आप मान लें कि यहाँ पर ये प्लस Q है और ये आपका माइनस 2Q है। इनके बीच का सेपरेशन R दिया गया है और ये कह रहे हैं कि व्हिच चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑन अदर। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दोनों चार्ज यहाँ पर लिए जाते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे के कारण जो फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं वो फोर्स, यहाँ पर अगर आपने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, तो यहाँ पर फोर्स F12 और यहाँ पर फोर्स F21 आप लिखते हैं। ये दोनों फोर्स आप देखें तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। F12 इक्वल माइनस ऑफ F21, और जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो F12 इक्वल होता है F21 के। ये कूलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा दूसरा लेक्चर हमारा, दूसरे लेक्चर में ये चीज़ हमने बताई है कि दो पॉइंट चार्ज अगर एक फाइनाइट सेपरेशन पर रखे गए हैं, स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा जा रहा है वो केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं कि एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑन द अदर, व्हिच चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑन अदर। ये हो ही नहीं सकता कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लगेगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया द फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q इज ग्रेटर दैन द फोर्स ऑन चार्ज माइनस 2Q, गलत होगा। द फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q इज लेस दैन द फोर्स ऑन चार्ज माइनस 2Q, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि द फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q इज इक्वल टू द फोर्स ऑन चार्ज माइनस 2Q। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दोनों चार्ज पर इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगेगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 46 तक सेम सिचुएशन में चार्जेस दिए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन पर 3 चार्ज दिए गए हैं
और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस नहीं दी जा रही है, इसका मतलब कि तीनों चार्ज इक्वल सेपरेशन पर हैं, ए बी एंड सी 3 पॉइंट हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है, फोर्स की डायरेक्शन ये दी गई है और मैग्नीट्यूड 2F पूछ क्या रहे हैं देखते हैं अभी। बी में दिया गया है, डायरेक्शन ये दी गई है और मैग्नीट्यूड F/2। सी में डायरेक्शन अपवर्ड कर दिया है इन्होंने और मैग्नीट्यूड F है, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है। डी में दिया गया है, डायरेक्शन ये कर दी गई है फोर्स की और मैग्नीट्यूड F/2 पावर 1/2 मतलब कि F/√2 दिया गया है। और पांचवा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव, ई में नन ऑफ द एबव। पूछ क्या रहे हैं ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 42 में स्टेटमेंट दिया गया है 3 चार्जेज आर प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। ये इस प्रकार से 3 चार्ज स्ट्रेट लाइन में है। इफ F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज A एंड B, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट B। A और B के बीच जो फोर्स की डायरेक्शन दी गई है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का A और B के बीच में, मतलब कि A के कारण B पर और B के कारण A पर जो फोर्स है वो आपका यहाँ पर F दिया गया है, इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर F। ठीक है, ये A और B का आपस में दिया जा रहा है F। अब आपको बताना है कि जो पॉइंट B पर चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो चूंकि तीनों चार्ज इक्वल स्ट्रेंथ में दिए गए हैं और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो अगर चार्ज हम B की बात करेंगे तो B पर A के कारण जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स C पर जो चार्ज Q है वो भी लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब कि जो B पर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन B इज 0। भाई इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा ना, A के कारण रिपल्सन का फोर्स और C के कारण भी रिपल्सन का फोर्स, दोनों चार्ज इक्वल हैं, पॉजिटिव हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो जो B पर नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा, जो कि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग E सही होगा, नन ऑफ द दीज। मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होगा और फोर्स 0 है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। ध्यान से देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में एज इट इज अरेंजमेंट दिया जा रहा है। लेकिन चार्ज की पोलरिटी को बदल रहे हैं। A पर प्लस क्यू है, B पर माइनस क्यू है और C पर फिर प्लस क्यू है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। A में दिया गया है ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 2F, B में दिया गया है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 2F, C एज इट इज है, D भी आपका एज इट इज है और E एज इट इज है, नन ऑफ द दीज। ये ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर भी सेम थिंग्स पूछ रहे हैं कि ये F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्ज A एंड B, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज B। चार्ज B पर नेट फोर्स यहाँ पर, अब चूँकि A और C के कारण ये अट्रैक्ट होंगे, A अट्रैक्ट करेगा, C भी अट्रैक्ट करेगा, इक्वल डिस्टेंस पर हैं दोनों, इक्वल मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि B पर जो नेट फोर्स है वो फिर से 0 होगा और E सही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में चार्ज का अरेंजमेंट एज इट इज रखा गया, लेकिन अब चार्ज C को निगेटिव कर दिया इन्होंने। चार्ज C को निगेटिव करने के बाद अब जो स्टेटमेंट है एज इट इज है
if the F is the magnitude of force between the charge A and B, the direction and magnitude of the net force on the charge at point B. अब B पर जो फोर्स होगा, ऑप्शन जो दिया गया है पहला दूसरा एज इट इज है, ऑप्शन सारे यही हैं, नन ऑफ द एबव है लास्ट ऑप्शन, ये पांचों ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको B पर फोर्स की बात करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर A के कारण जो फोर्स है वो रिपल्सन का होगा, मतलब कि F होगा जाएगा मैग्नीट्यूड। C निगेटिव हो गया तो ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इसके कारण भी जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में F सेम डायरेक्शन में आएगा। तो जो B पर नेट फोर्स है वो F प्लस F इक्वल टू 2F के इक्वल मैग्नीट्यूड में आएगा। और डायरेक्शन क्या है, B टू C। B टू C की डायरेक्शन ये है, ऑप्शन B 44 में अब सही होगा। 2F के इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये आपकी टूवर्ड्स राइट है, मतलब कि B टू C की डायरेक्शन में है, ये आपका आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में अब जो बचा हुआ ऑप्शन है 45 में चार्ज A पर जो पॉइंट A पर जो चार्ज है उसको निगेटिव और बाकी दोनों चार्ज को पॉजिटिव कर दिया गया। और ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है उसको इन्होंने बदला है, यहाँ पर F अपान 2 पावर 1/2 दिया गया है और इसकी डायरेक्शन जो है इस प्रकार से दी गई है। बाकी सभी ऑप्शन एज इट इज हैं। और अब आपको यहाँ पर बताना है कि F इज द मैग्नीट्यूड बिटवीन द चार्जेज A एंड B। फोर्स का मैग्नीट्यूड A और B के बीच F है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट B। अब B पर क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया तो अब फोर्स की डायरेक्शन दोनों के कारण ये हो जाएगी, F और F बराबर रहेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैग्नीट्यूड तो फिर से 2F आएगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब डायरेक्शन B से A की तरफ होगी तो अब ऑप्शन A सही हो जाएगा। केवल आपके कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपका आंसर गलत ना होने पाए। एक क्वेश्चन और इसमें है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया ऑप्शन जो है आईजीटी दिए गए हैं सभी ऑप्शन, लेकिन चार्ज A और B पॉइंट पर जो हैं और C पॉइंट पर इन तीनों को निगेटिव कर दिया गया है। तीनों चार्ज आपके निगेटिव कर दिए गए। पूछा जा रहा है कि इफ़ F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज एट A एंड B, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट B। इसी चार्ज B पर जो चार्ज है उसी के पीछे पड़ गए हैं, बात उसी की कर रहे हैं बार बार। चार्ज जो पॉइंट B पर चार्ज रखा गया है -Q, इस पर जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन को अब आपको निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि अब तीनों चार्ज की पोलरिटी सेम हो गई। पहला क्वेश्चन आप याद करिए, तो जो क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पर लगाया अभी क्वेश्चन नंबर 42, उसमें भी सेम सिचुएशन थी, तीनों चार्ज पॉजिटिव थे। अब जब तीनों निगेटिव हो गए तो इसका मतलब कि सेम पोलरिटी में आ गए, और सेम पोलरिटी में आ गए तो चार्ज जो पॉइंट A पर है ये इसको रिपेल करेगा, C पर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। तो B पर फिर से जो फोर्स है नेट फोर्स वो अब क्या हो जाएगा, 0, F माइनस F 0, तो नन ऑफ द एबव 46। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 48 एंड 49 पर। तीनों का अरेंजमेंट एक ही प्रकार से है और देख लेते हैं इसको भी जल्दी से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर राइट एंगल पर तीनों चार्ज को कर दिया गया है। अभी तक स्ट्रेट लाइन में थे तीनों चार्ज,
अब राइट एंगल पर डिस्टेंस इक्वल है ए बी सी। और क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि तीनों चार्ज प्लस क्यू हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट एंगल पर हैं, डिस्टेंस इक्वल है। और स्टेटमेंट एज इट इज है जैसा कि अभी तक आपने किया था 47 के पहले कि इफ़ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज ए एंड बी, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज बी। जो चार्ज बी है उसी के पीछे पड़ गए हैं, हम बात करेंगे उसी की, ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं आज। देखना है यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एफ मैग्नीट्यूड जो दिया जा रहा है एफ अपान 2 पावर 1/2, बी में दिया गया है डायरेक्शन एज इट इज है सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है 2 पावर 1/2 इंटू एफ। सी में दे रहे हैं, ये है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड दे रहे हैं एफ अपान 2 पावर 1/2। डी में दिया जा रहा है ऑप्शन सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दे रहे हैं 2 पावर 1/2 इंटू एफ। अब दो डायरेक्शन सेम हैं जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ई में दिया है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग बताना है बी पर नेट फोर्स। तो बी पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो ए के कारण जो फोर्स है इस डायरेक्शन में आएगा और सी के कारण जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ला आप पैरेललोग्राम को आप फॉलो करते हैं तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो एफ √2 के इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ है वो उसकी साइड लेंथ का √2 टाइम्स आती है, ये आपने निकाला होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड आएगा। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या, बताइए आप लोग। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? नहीं सर। नहीं मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना? नो सर। कन्फर्म है ना सब लोग? भाई यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री पर ये आपका डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। भाई √2 एफ यही आ रहा है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते जाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 में डायग्राम को थोड़ा सा बदला इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 48 राइट एंगल पर रखा, लेकिन अब कुछ इस प्रकार से रख दिया, ए बी सी, और इसको प्लस क्यू, इसको भी प्लस क्यू रखा और इसको भी प्लस क्यू। और जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 48 में ऑप्शन पहला ऑप्शन एज इट इज है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस डायरेक्शन में एरो है और 2 पावर, तीसरा ऑप्शन एज इट इज है, चौथा ऑप्शन एरो की डायरेक्शन ये दी गई है। ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात करनी है आपको कि पॉइंट बी पर नेट फोर्स क्या होगा। ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो एफ है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट बी। तो अब चार्ज एट पॉइंट बी इस डायरेक्शन में आप बना देंगे पैरेललोग्राम ला के अकॉर्डिंग। तो अब जो डायरेक्शन नेट फोर्स की आएगी
वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी और फोर्स आपका F²√2 के इक्वल ही होगा। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर फिर से ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 48 में भी। क्वेश्चन नंबर 49 एज इट इज है। पॉइंट बी पर जो चार्ज है क्वेश्चन नंबर 49 में उसको निगेटिव ले रहे हैं। पॉइंट बी चार्ज को माइनस क्यों कर दिया क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो ऑप्शन आपके एज इट इज हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 48 में दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 में जो ऑप्शन हैं वो एज इट इज हैं और यहाँ पर अब बी पर जो नेट फोर्स होगा, तो अब फोर्स चूंकि ये बी निगेटिव हो गया तो दोनों के कारण अट्रैक्शन का फोर्स होगा, सी के कारण इस डायरेक्शन में, ए के कारण इस डायरेक्शन में। पैरेललोग्राम आप ड्रा करेंगे तो स्क्वायर बनेगा आपका और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा और रिजल्टेंट फोर्स F²√2 के इक्वल यहाँ पर ये आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अब? डी, डी सर। डी सही होगा। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे करते हैं 50 से 53 तक। ठीक है।